जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वही नूह की घटना पर, क्योंकि नूह की घटना जो है वो अब उसकी परत दर परत खुल रही है धीरे धीरे, एवं जो लोग समुदाय विशेष के लोग हैं उनकी भी सारी पोल पट्टी सब सामने आ रही है। उससे सारे के सारे एजेंडा धारी है और एजेंडे के तहत ही उन्होंने जो 31 जुलाई में जो घटना घटाई थी नूह में, उसके कम से कम भी 10 रोज पहले अभी तक जो जितने साक्ष्य प्रमाण वगैरह पुलिस को हाथ लगे हैं उससे यही जान पड़ता है कि 10 दिन पहले से वो लोग सारी तैयारी कर रहे थे। हो सकता है कि उसके पहले भी करते होंगे, लेकिन 10 दिन पहले तक की तो सारी साक्ष्य प्रमाण मिल चुकी है। अब ये लोग जो कह रहे हैं, जो दिल्ली की जो दलाल मीडिया है, देशद्रोही मीडिया मैं उनको कहूँगा, और उसमें बड़े बड़े प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी शामिल हैं, जो लोग एजेंडा के तहत इन देशद्रोहियों के साथ देते हैं, इनके एजेंडा के हिसाब से चलते हैं और उनको वहाँ से काफ़ी पैसा मिलता है, दलाल मीडिया का काम करते हैं, देश के विरुद्ध में काम करते हैं। उन लोगों ने माने इतने साक्ष्य प्रमाण होने के बाद भी उसके ऊपर किसी के ऊपर कोई विशेष जानकारी उन लोगों ने नहीं छापी है या नहीं दिखाई है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ इनके बारे में चंद बातें। एक तो ये बात, अभी हरियाणा पुलिस जो है वो पूरे एक्शन मोड में आ गई है। जितने उनके ऊपर लांछन लगे थे और जितनी उनके विरुद्ध में शिकायत की गई थी, उससे फर्क ये पड़ा कि हरियाणा के पुलिस जो निष्क्रिय हो गई थी, सुप्तावस्था में थी, वहाँ के नेता, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी सुप्तावस्था में आ गए थे। वो सारे के सारे एक साथ जाग पड़े हैं और एक साथ में सबके सब सक्रिय हो गए हैं। इससे अभी यह मालूम होता है कि प्रशासन शासन चाहने से बहुत कुछ पहले भी हो सकता था और अब भी हो सकता है। ठीक है, जो हिंदी में कहावत है, जब जागे तब सवेरा। तो अब जो इन लोगों के हाथ में कुछ खबरें आई हैं कि 10-12 दिन के पहले से ही ये सारे जो समुदाय विशेष के लोग हैं, एजेंडाधारी लोग हैं, इनकी सारी पुख्ता तैयारी चल रही थी। जो इनके पुख्ता सबूत अभी हरियाणा पुलिस के हाथ लग गए हैं, वो लोग सब, उनकी मीटिंग हो गई थी 10-12 दिन, घटना घटने के 10-12 दिन पहले, अर्थात 20-21 जुलाई को घटना घटी है। 31 जुलाई को, 20-21 जुलाई को इनकी एक प्रथम मीटिंग हुई थी वहीं नूह एरिया में, और उस मीटिंग में व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं आपस में। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक एक आदमी को, एक एक बंदे को सब जिम्मेदारी दी गई थी, दूसरे बंदों को सब जोड़ने की और खबर इधर उधर करने की। उसी के तहत ये लोग सब कांच की बोतलें, हजारों की संख्या में कांच की खाली बोतलें पेट्रोल बम बनाने के लिए ये लोग इकट्ठा किए हैं, घरों की छतों पर रखे हैं। पत्थर के पत्थर, ट्रकों के ट्रक पत्थर आए हैं, उनको भी घरों के छतों पर पहुंचाए गए हैं। लाठियां, बंदूक, ये सब का तो अनगिनत है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ एक्चुअली देखा जाए तो ये लोग जो झमेला और उस दिन दंगा किए थे, उसके एक दो मैं खास बात और बताना चाहूँगा। ये इतने क्रूर और निशंस हैं, अस्पताल परिसर में जाकर भी इन्होंने दंगा बंद नहीं किया, रोका नहीं। वहाँ जाकर भी इन्होंने लोगों का नाम पूछा और जो इनको मालूम हुआ कि ये एजेंडाधारी नहीं है या हमारे समुदाय के नहीं है, उन पर भी इन्होंने लाठी डंडा बरसाया अस्पताल परिसर में रोगियों पर। इसके अलावा इन्होंने वहां पर जिस जगह मेन दंगा ये लोगों ने फैलाया था, वहां से 3 थाना पार करके, रास्ते में 3 थाने पड़ते हैं, 3 थाना पार करके चौथे थाने में पहुंचे हैं। जो चौथा थाना था वो था साइबर थाना। उसके ऊपर ये लोग अटैक किए हैं। जो अटैक किए हैं उसके लिए, अटैक करने के लिए, क्योंकि गेट पर, थाने के गेट पर ताला बंद था तो दीवार तोड़ नहीं सकते थे ऐसे मैंने नॉर्मल वे में। एक बस लेके आए, क्योंकि उस समय इतना रैंसम ये लोग कर दिए थे, रैम्पेंट
ताबड़तोड़ हमला, ताबड़तोड़ बदमाशी, दंगाई पूरे सड़क पर छा गए थे। और इन्हीं का राज, करीब 4-5 घंटे इन्हीं का राज था सड़कों पर। तो ये लोग एक बस का व्यवस्था किए, बस में कुछ दंगाई सवार हुए एवं बस से बारंबार टक्कर मारकर थाने की दीवार गिरा दिए। थाने की जो दीवार, साइबर थाने की दीवार, थाने की जो दीवार गिराए, फिर थाना परिसर में ये लोग घुसने की, मतलब थाने के अंदर में और प्रवेश करने, तो बाउंड्री वाल के गिरा दिए, लेकिन अंदर में घुसने की बहुत चेष्टा किए, वो सके नहीं क्योंकि ताला बंद था। इतने में ही वहां थाना परिसर में कुछ पुलिस वाले भी उस समय एकत्रित थे, वहां बैठे थे। उन लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाला और फर्स्ट फ्लोर में चले गए और वहां से फिर उन लोगों ने अपनी बंदूकों से फायरिंग की। वहां से जब फायरिंग किए साइबर थाना की छतों से, साइबर थाना के फर्स्ट फ्लोर से, तब ये लोग दंगाई भाग गए वहां से। इन लोगों को भरोसा नहीं था कि, वो लोग यह सोच रहे थे कि बहुत कम पुलिस वाले होंगे, इक्का दुक्का, लेकिन जब ताबड़तोड़ वहां से जब फायरिंग होने लगी, इन लोगों के होश हवास उड़ गए। ये लोग देखा नहीं नहीं नहीं, थाना परिसर में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस है और उनका सब निशाना अचूक होता है और हम लोग मारे जाएंगे। इसलिए जैसे ही फायरिंग आरंभ हुई साइबर थाने से, तुरंत ये दंगाई लोग तुरंत वहां से 9-2-11 हो गए। और मैंने अभी ये सोचिए कि भाई रास्ते में जब वो लोग वहां से चले, 3 थाना छोड़कर चौथे थाना पर ही क्यों अटैक किए, साइबर थाना पर? इसका मुख्य कारण है कि आज से 3 महीना पहले जब पुलिस ने छापा मारा था, एक साथ 5,000 पुलिस वाले और बड़े बड़े अफसरान जब छापा मारे थे वो जंगल के एरिया में इन जिहादियों को पकड़ने के लिए, उस समय उनके पास काफी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल गए जिससे ये जिहादी जो हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे थे। उसमें फेक आईडी, जैसा आधार कार्ड होता है, फेक आईडी, फेक करेंसी, फेक पासपोर्ट, फेक कॉइन्स, मतलब सब कुछ फेक। लाइसेंस, माने कुछ लाइसेंस हथियार और मैक्सिमम अनलाइसेंस्ड हथियार, वो भी सोफिस्टिकेटेड, मतलब इतने सोफिस्टिकेटेड कि पुलिस के भी सोचने समझने से बाहर की चीज है। इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार इनके वहां से उस समय 3 महीने पहले बरामद हुए थे। जब से ये बरामदगी हुई है, छापा पड़ा है, तब से सारे के सारे समुदाय विशेष के लोग, इनका दिमाग हो गया खराब कि क्या हुआ, हम लोगों के घरों पर, मतलब हमारे अड्डे पर छापा पड़ा है, कल हमारे गर्दन तक इनकी हाथ पहुंचेंगे, हम लोगों का क्या होगा, भविष्य उजड़ जाएगा। जबकि मैं आपको असलियत बताऊं कि सबसे, मतलब भारत में सबसे कम लिटरेसी का कोई जिला है तो यह नूह जिला है, हरियाणा का। 98% वहां के बासिंदे 98% अशिक्षित हैं, गंवार हैं, इलिटरेट हैं। केवल 2% शिक्षा है वहां पर, शिक्षित लोग हैं। वो जो वहां पर 80% तो समुदाय विशेष की जनसंख्या है, 20% हिंदुओं की या सनातनियों की, जो भी बोलिए। ये जो 2% शिक्षित लोग हैं वहां नूह जिले में, वो 2% में मैं सोचता हूं शायद हिंदुओं की ही संख्या ज्यादा होगी उसमें। तो ऐसे मतलब क्या है, कोई शिक्षा से, कोई दीक्षा से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। सारे के सारे व्यापार 2 नंबर, सारे काम 2 नंबर। उत्तर भारत में सबसे बड़ा गोकशी, गोहत्या का सेंटर है नूह, मेवात एरिया, और सबसे बड़ा गोकशी, गोहत्या का सेंटर वही है। अब मैं कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर जा रहा हूं। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके पहले चंद महीने पहले ही, मतलब पाकिस्तान बनेगा बोल के तो हवा तो हो ही गई थी, 6 महीना या 12 महीना के पहले ही हवा हो गई थी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग होंगे। तो वहां के बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए। तब जाके हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी वहां पहुंचे इनके पास और इनको बोले कि नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, आपके लिए सब बंदोबस्त हम लोग करेंगे। और महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है उस समय, मेवात एरिया के जो लोग थे उनको बोले हैं, देखिए आप तो सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने आपके बारे में क्या कहा है। अब मैं आज बताऊं अंग्रेजों ने इनके बारे में उस समय क्या कहा था। अंग्रेजों के समय में कि सबके सब जो है क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, मतलब सबके सब जो है क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स मतलब यहाँ के बासिंदे हैं, लेकिन इनका मुख्य पैसा क्राइम है, क्रिमिनल
हैं सारे के सारे। बोले महात्मा गांधी ने बोला कि अंग्रेजों की राय तो आपके बारे में आपको सब मालूम है, आप यहीं रहिए और हम चाहते हैं कि आपको ये टाइटल जो अंग्रेजों ने दी है वो टाइटल का टैग आपके ऊपर से हटे, हम ये चाहते हैं। बाकी तो आप सब जानते ही हैं, जिनकी मेंटालिटी जैसी होगी वो आप 10 साल 20 साल 50 साल में भी सुधारने का नाम नहीं लेगी। उसी हिसाब से ये अभी भी काम कर रहे हैं। मतलब क्या है, अभी एक एक इतनी सब इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पर पहुँच रही है और सब वीडियो भी आ रहे हैं, उससे मालूम पड़ता कि कितनी बड़ी तादाद में इनकी तैयारी थी। हजारों की संख्या में ये लोग तैयार थे और जहाँ भी ये लोग देखे हिंदुओं को, उनकी दुकानों को आग लगा दिए, उनकी गाड़ियों को आग लगा दिए। और कुछ सज्जन इनको मिले हिंदू लोग, तो उनको एक को तो कलावा देख के, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मोले, हाथ में जो मोले बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कलावा देख के बोले कि तुरंत घर में वापस चले जाओ, चाहे जान पहचान के होंगे, नहीं तो तुम्हारे घर के माँ बहन को बेटियों को उठा के ले जाएंगे। मतलब एकदम खुलेआम सरेआम धमकी और सरेआम एक्शन। और मंदिर के पुजारी का भी आज हम लोग देख रहे थे वीडियो वगैरह, उन्होंने भी बोला कि भाई वो जो मंदिर है बड़े ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है जी, वहां पर पांडवों के जमाने का मंदिर है। क्योंकि हस्तिनापुर जो, वो भी उस समय जो हस्तिनापुर थी पांडवों के जमाने में, महाभारत के जमाने में, वो भी हरियाणा की है जगह, कुरुक्षेत्र हरियाणा की है और हस्तिनापुर भी हरियाणा में। और ये जो मंदिर है, जो शिव भगवान का मंदिर है, वह इतना प्राचीन है कि वहां आज मंदिर के पुजारी ने, उनका वीडियो में देख रहा था, आया था, उन्होंने बोला यहाँ पांडव जब अज्ञातवास में थे, उस समय पांडव लोग भी इस मंदिर में चंद दिन रुके थे अज्ञातवास के समय। अब आप सोचिए कितना बड़ा, मतलब प्राचीन शिव मंदिर है, वहां जलाभिषेक के यात्रियों के ऊपर किस तरह से नृशंस आक्रमण किए, चारों तरफ से पहाड़ियों से धनाधन गोलियां दाग रहे थे और मतलब सब तरह से पत्थर, पेट्रोल बम, गोलियां रास्ते पर भी और मंदिर को भी चारों तरफ से घेर के। अगर पुजारी भी बोले अगर 2-3 घंटे, 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर तो सेंट्रल फोर्स वहां पहुंच गई थी, अगर वो सेंट्रल पुलिस फोर्स वहां अगर नूह में घटना घटने के 2-2.5 घंटे के अंदर में अगर नहीं पहुंचती तो क्या होता, माने हजारों की संख्या में वहां कत्लेआम भी हो सकता था। इतनी बड़ी तैयारियों के साथ ये जो है माने जिहादी मानसिकता वाले लोग ये वहां कार्य कर रहे थे। अब मैं 1-2 बात और आपके सामने रखूंगा। जैसे हम पूरे विश्व में 210 के करीब देश हैं, उसमें अमेरिका बहादुर हमेशा यह सोचता है कि मैं पूरा मतलब विश्व का पुलिस मैं ही हूं, कहां कोई भी अगर घटना होगी तो मैं वहां दखल दूंगा, मैं वहां अपना विचार, अपना मत प्रकट करूंगा। तो अमेरिका बहादुर ने भी परसों से ही बोल दिया है इस नूह के दंगा के ऊपर कि नहीं नहीं, यहाँ पर शांति स्थापित होनी चाहिए और वहां मिलजुल के काम करें तो सबका भला होगा। अरे भैया, यहाँ शांति होगी या शांति हो रही है, मिलजुल के करेंगे, कैसे भी करेंगे, तेरे को क्या लेना देना, तू अपना अमेरिका संभाल। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम्स आज के टाइम में भी अमेरिका में होते हैं। सबसे ज्यादा वहां लाइसेंस दिया गया बच्चों को भी बंदूक रखने के लिए। स्कूल में जितने बच्चे जाते हैं उनमें अधिकांश बच्चे पॉकेट में बंदूक लेके जाते हैं। वहां पर दिन दहाड़े अपने साथियों पर बंदूक चलाते हैं, स्कूली बच्चे टीचर पर बंदूक चलाते हैं, प्रिंसिपल पर बंदूक चलाते हैं, शराब की बोतल साथ में लेकर जाते हैं। ये तो आलम अमेरिका का है और वो हमें ज्ञान दे रहा है कि मिलजुल के रहो, शांति बनाए रखो। अरे भाई, तुम अपने देश को संभालो ना, जहां सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स है, सबसे ज्यादा क्राइम वही होते हैं, सबसे ज्यादा रैप विश्व में वही होता है। अपने देश को संभालो, अपने गिरेबान में झांको, दूसरे के तरफ क्यों ताका झांकी करते हो? तो आपको किसी ने बनाया नहीं है यहाँ पर, पुलिस की भूमिका किसी ने नहीं दी है यहाँ पर। और मैं तो कहता हूं भारत सरकार को कि भारत सरकार को और दुनिया में जितने भी विकासशील देश हैं या गणतांत्रिक राष्ट्र हैं, उनको भी, अमेरिका में तो आए दिन ये सब घटना घटती रहती है, क्राइम्स की, मोलेस्टेशन की, रेप की, आए दिन, उनको भी बराबर साल में 10, 20, 50 बार अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट देना चाहिए मीडिया में। तब जाके अमेरिका के लोगों को मालूम होगा कि हाँ भैया, शीशे के मकान में हम रहते हैं,
दूसरों के ऊपर अगर पत्थर फेंकेंगे तो हमारे मकान के शीशे पहले टूटेंगे। उनको ये अकल आनी चाहिए, उनको ये मालूम होना चाहिए। एक दो बात मैं आपको और शेयर करूं। 1947 में जब हमारा देश का बंटवारा हुआ, उसी समय की रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट, वो यह साफ साफ बताती है, सीआईडी रिपोर्ट है, उसी का हवाला मैं आपको दे रहा हूं। उसमें लिखा था कि जितने सब मुस्लिम लीग के उस समय लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, उन लोगों ने आपस में चर्चा की थी, जो आज भी हमारे यहाँ पर सीआईडी रिपोर्ट अभी भी सुरक्षित है। उसमें उन्होंने कहा था 1947 बंटवारे के समय मुस्लिम लीग के बड़े बड़े नेता कि लड़के लिए है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये उनके 1947 पर स्टेटमेंट है। एवं बड़े दुख की बात है, 1947 में 15 अगस्त में जब देश आजाद हुआ, तत्पश्चात कई साल, 2-3 साल हमारे यहाँ पर चली संविधान सभा। वो संविधान सभा में भी मुस्लिम लीग, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, जिन्होंने बोला कि हम लोग दो अलग मजहब हैं, हम लोग साथ नहीं रह सकते, उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, खान पान रहन सहन सब अलग है, हम लोग एक साथ कभी रह नहीं सकते। वो लोग भारत की संविधान सभा में आजादी के बाद भी कई लोग बैठे रहे, संविधान सभा में डिस्कशन में भाग लिया, सक्रिय भाग लिया, एवं अपने मनमानी प्रस्ताव दिए, एवं उनके सारे प्रस्ताव भी संविधान सभा ने मंजूर किए, हमारे भारत की संविधान सभा ने। और वो सारे अपने एजेंडा चला के तत्पश्चात वो लोग सब पाकिस्तान चले गए। अब देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया वो अपना एजेंडा यहां पर चलाने के लिए परमानेंटली यहीं पर कुछ दिन कुछ साल रह गए, एवं भारत की संविधान सभा में अपने मन मुताबिक प्रस्ताव दिए, उसको पास करा के, पारित करा के फिर पाकिस्तान गए। और भाई पाकिस्तान में तो जो संविधान वहां बना है आजादी के 14-15 साल के बाद बना है। हिंदुस्तान में तो आजादी के 2-3 साल के बाद बन गया था, 2.5-3 साल के बाद। वो लोग का तो 14-15 साल बना है, और आज भी वहां संविधान के हिसाब से कोई काम नहीं होता है, और यहाँ शुरू दिन से ही संविधान के हिसाब से काम होता है। मतलब एजेंडा धारियों ने, समुदाय विशेष ने पाकिस्तान को हमसे, हिंदुस्तान से अलग करने के बाद भी उनका लेकिन एजेंडा को पकड़े रहे, एजेंडा के मुताबिक ही वो लोग काम किए। अब एक और बात आपको सामने आपके बताऊं कि कुछ साल पहले ही वहाँ जो तुर्की है, जो टर्की है, वो तुर्की में वहाँ एक मतलब नक्शा उनका पकड़ा गया। अभी नक्शा कुछ महीनों पहले ही पकड़ा गया था, वो पब्लिक डोमेन भी आया है। उन लोगों का एकदम साफ साफ एजेंडा है कि तुर्की से लेकर इंडोनेशिया तक, तुर्की है यूरोप में, है मुस्लिम कंट्री लेकिन है यूरोप में, तुर्की से लेकर इंडोनेशिया तक पूरे इलाके को ग्रीन कॉरिडोर वो लोग बनाएंगे। एवं उसी ग्रीन कॉरिडोर में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड वगैरह भी आते हैं। अर्थात वो उनकी योजना के तहत वो लोग चाहते हैं कि पूरा इस एरिया का इस्लामीकरण किया जाए 100%, और वो उसी मानसिकता के साथ में जीते हैं, उसी मानसिकता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, दिन रात वो लोग उसी काम में लगे हुए हैं। अब हमें चाहिए भारत सरकार को कि इसके ऊपर गौर करे। और एक इंटरेस्टिंग बात आज और मैं बताऊं कि हरियाणा सरकार तो अब थोड़ी बहुत एक्शन में आ गई है, वहां की पुलिस भी एक्शन में आ गई है, क्योंकि जब तक सरकार एक्शन में नहीं आएगी पुलिस भी क्या करेगी। अब वो आज से शुरू किए हैं वहां नूह एरिया में, जो लोग म्यांमार से आए हैं, रोहिंग्या मुसलमान, वो सारे के सारे वहां पर रिफ्यूजी के हिसाब से वहां टेम्परेरी घर द्वार बना के रह रहे थे। हो सकता है कि इस दंगे में भी उनका हाथ हो। अब योगी बाबा का बुलडोजर जैसा एक्शन आज से स्टार्ट हुआ है, और उन रोहिंग्याओं के झोंपड़ी पट्टे के ऊपर आज बुलडोजर गरजा है। बुलडोजर से उनकी जो झोंपड़ी पट्टी थी वो सब तहस नहस आज कर दी गई है, और सैकड़ों की संख्या में, करीब 100 की संख्या में एफआईआर वहां दर्ज हो गई है, और 200 के करीब लोग वहां दंगाई लोग पकड़े गए हैं। इससे लगता है कि आगामी आने वाले दिनों में कुछ इस घटना के ऊपर उपद्रवियों के खिलाफ और सनातनियों के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में कुछ सुखद परिणाम आएंगे। एक और बात मैं बताता हूं आपको अंत में
कि ये सारे एपिसोड में मणिपुर तो देखे तो महीना भर से वो ऊपर हो गया है। लोग दिल्ली की दलाल मीडिया, वो वामपंथी मीडिया, कांग्रेस समर्थित मीडिया खूब उछल कूद मचा रही थे, खूब लिखे हैं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में इत्यादि। लेकिन वहाँ के ऊपर तो खूब ये लोग तवज्जो दिए। हरियाणा में जहाँ हिंदू पीड़ित हैं, हिंदू मार खाए हैं और हिंदुओं की संख्या आहतों में भी, घायलों में भी ज़्यादा है, और जो लोग समुदाय विशेष के लोग उनको मारे हैं, पीटे हैं, दुखी किए हैं, मकानों में, घरों में, दुकानों में आग लगाए हैं, उनके बारे में कहीं कोई चर्चा भी नहीं है। इससे साफ साफ मालूम होता है कि बड़ी बड़ी जो अपने को खुद को नेशनल मीडिया चैनल बताते हैं और नेशनल प्रिंट मीडिया बताते हैं, वो लोग सारे के सारे भी एक तरह से बिके हुए हैं। अब लोगों को चाहिए कि सजगता से रहें एवं सतर्क होकर रहें, और जो भी घटना घटती है उस पर पैनी नजर रखें। उसी हिसाब से आगामी चुनाव में देख समझ के अपना मत इस्तेमाल करें। आज की अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।